हेलो केमिस्ट्रियंस। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 के रूप में। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा टॉपिक है, डीप स्टडी के लिए ये टॉपिक है और लर्निंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या अगर ये आप इसके बारे में अच्छा नॉलेज नहीं रखेंगे तो आगे आपको केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि इसी पे सारी चीज़ें लगभग बेस्ड है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 3 कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं आगे। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओके, नाउ कंटिन्यू करते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है? व्हेन वन हीट्स अप अ गैस इट emits light of various wavelengths। जब आप एक किसी गैस को हीट करते हो तो इट emits light of various वेव, तो वेरियस वेवलेंथ्स की आपको लाइट्स emit होती हैं। द सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम इज दैट फॉर अ हाइड्रोजन एटम। जैसा हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम होता है लगभग वैसा ही एक सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम है। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज पार्टिकुलरली important in astronomy because most of the universe is made of hydrogen। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोनॉमी बिकॉज मेन जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से ही मैक्सिमम यूनिवर्स आपका बना हुआ है। ओके, नाउ इन 1885 वॉल्मर डिस्कवर्ड इमिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द विजिबल रीजन। तो वॉल्मर ने ये डिस्कवर किया हुआ था इमिशन हाइड्रोजन एटम का विजिबल रीजन में। 1885 में ये डिस्कवर हुआ था। ये आपको बताया गया है सीरीज लिमिट हाइड्रोजन गामा, हाइड्रोजन गामा है, डेल्टा है, बीटा है, अल्फा है। ये आपको यहाँ पे शो किए गए हैं। ये एंगस्ट्रम के बारे में बताया, एंगस्ट्रम लैम्डा के थ्रू शो किया जाता है। इसमें द वॉल्मर सीरीज इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन स्टार्टिंग फॉर एब्जॉर्प्शन और एंडिंग फॉर एमिशन विद द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेज होती है, जो एक्साइटेड स्टेट है, उसके लिए इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ था ट्रांजिशन स्टार्टिंग और एंडिंग। Soon the Lyman series was discovered that involves transition which start or end with the ground state of hydrogen। इन्होंने ग्राउंड स्टेट से किया था। तो वॉल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज में क्या अंतर है? वॉल्मर सीरीज में इन्होंने जो ट्रांजिशन लिया था वो हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे लिया था और लाइमन ने लिया था ग्राउंड स्टेट से शुरू करके। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा। आगे चलते हैं। By 1913 many more series were known, Paschen, near infrared और ब्रैकेट फॉर इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के नियरेस्ट और अवे फॉर्म में रहेगी। पास्चन ब्रैकेट सीरीज आई थी। फिर राइडबर्ग proposed an experimental data of to fit this v bar equal to 1 upon lambda equal to r 1 upon m square minus 1 upon n square r। राइडबर्ग कांस्टेंट क्या है? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स या पर सेंटीमीटर। एम एन इक्वल टू, ये एम और एन क्या है? यहाँ पे इंटीगर्स हैं। ये आपको यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है किस टाइप से ये सीरीज थी। लाइमन में क्या हुआ? वॉल्मर कहाँ पे, पास्चन कहाँ पे, ब्रैकेट कहाँ पे? ये चारों सीरीज आपको यहाँ पे अननाइज्ड एवं 13.6 EV पे शो किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं द वोर मॉडल। अब हम आएंगे वोर मॉडल पे। ये आपका मेन टॉपिक अब यहाँ से शुरू होने वाला है। तो वोर मॉडल क्या था? सबसे पहले तो ये जो एक डायग्राम बना हुआ है इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या है कि ये आपको ये बताता है कि जो सेंटर में ऑरेंज डॉट आपको दिख रहा है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, ये आपका न्यूक्लियस है। ये n इक्वल टू 1 ये आपकी फर्स्ट क्लास है, उसके बाद सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास। द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट इन ऑर्बिट्स दैट हैड डिस्क्रीट quantized energies, that is not every orbit is possible but only certain specific ones। तो इन्होंने क्या कहा? the orbiting electrons exist in orbits।
तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका कहाँ रहेगा, ऑर्बिट में रहता है। दैट हैड डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड एनर्जी, इसकी एक फिक्स एनर्जी होगी। दैट इज नॉट एवरी ऑर्बिट इज पॉसिबल, जो हर ऑर्बिट में पॉसिबल नहीं होगी। मतलब ये बताया गया है कि ऑर्बिट अलग अलग, मतलब एक क्लास में बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, हर ऑर्बिट की एनर्जी लेवल अलग होगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल में है वो दूसरे एनर्जी लेवल में नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज कब होगा, जब हम उसको कुछ अलग से ट्रीट करेंगे उस कंडीशन में। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मेक द जंप फ्रॉम वन अलाउड ऑर्बिट टू अनदर, जब इलेक्ट्रॉन जंप होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, द एनर्जी डिफरेंस इज कैरीड ऑफ या सप्लाइड। तो एनर्जी डिफरेंस वो कैसे रहेंगे, उसके बाद उसमें एनर्जी डिफरेंस होगा। तो हो सकता है जब आप उसको एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करा रहे हो तो या तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी या उससे एनर्जी निकालनी पड़ेगी। दो कंडीशन हो सकती है, मतलब जो जिस ऑर्बिट में जाएगा या तो उस ऑर्बिट की एनर्जी कम होगी या उस ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी। वाया सिंगल क्वांटम कैरीड ऑफ वाया सिंगल क्वांटम ऑफ लाइट कॉल्ड अ फोटोन, फोटोन के थ्रू ये चीजें पॉसिबल होती हैं। विच हैज एन एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिटल। यह जब तक किया जाता है, मतलब एनर्जी की सप्लाई या उसमें से एनर्जी को लेना, जब तक कि दोनों ऑर्बिटल के लिए उसकी एनर्जी इक्वल ना हो जाए। अलाउड ऑर्बिट्स डिपेंड ऑन क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग चलता है। एल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एल इक्वल टू एन डॉट एच, एन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स क्लास, किस कक्षा में वो अभी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, ये क्या है इसके क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और एच इक्वल टू है आपका प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू ई, एन इक्वल टू होता है माइनस एम ई, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू ई 4 1 अपॉन एच एट 8h² ई 0² और एन स्क्वायर। En equal to minus 13.6 eV upon n square. Now we can derive the energy required for transition from nth level to the mth level as. ये इस टाइप से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। क्वांटम possesses cells in which only a fixed number of electron can be accommodate, k equal to 2, l equal to 8, m equal to 8, n equal to 8। ये इस टाइप से यहाँ पे KLMN के फॉर्म में बताया गया कि k, अगर k जो है वो फर्स्ट लेवल हो गया आपका, तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। L है तो L में 8 हो सकते हैं, M है तो M में 8, N में 8। ये एक उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये इतनी तो होनी चाहिए, इससे कम अगर है तो वो अगले उसमें ट्रांसफर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। इतना तो आपको करना, मतलब अगर आप चाहें, आप ये बोलें कि L में 7 है और M में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें तो ये नहीं हो सकता। पहले जब तक L में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जब तक वो M में एंटर नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं। वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। वेव पार्टिकल डुअलिटी स्टेट दैट अ पार्टिकल such as an electron must also have wave properties such as wavelength। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है, जैसे कि कोई पार्टिकल है, मान लो आप एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो वेव प्रॉपर्टी, उसमें एक वेव प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें वेव प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं उसकी। इन ऑर्डर टू मेंटेन अ स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट को मेंटेन करने के लिए द इलेक्ट्रॉन शुड हैव एन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, इंटीग्रल नंबर्स ऑफ वेवलेंथ इन इट्स ट्रेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो कुछ एक स्पेशल नंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर्स ऑफ वेवलेंथ जो होती है उसकी फिक्स रहती है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। इफ द वेवलेंथ्स डू नॉट मैच गोइंग अराउंड द सर्किल, अगर उसकी वेवलेंथ जब जिस वो पाथ पे राउंड कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, अगर वेवलेंथ उस पाथ के मैच नहीं करती, उस पाथ के साथ मैच नहीं करती है, तो गोइंग अराउंड द सर्किल डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस बिटवीन द वेवलेंथ कॉज द वेव्स टू डिसअपियर, तो उस कंडीशन में वो ऑर्डर मिसमैच हो जाएगा और वो फिर यहाँ वहाँ भागने लगेगा। दिस ऑब्जर्वेशन एलईडी साइंटिस्ट टू लेट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन मोशन यूजिंग इक्वेशन फॉर वेव मोशन, तो इक्वेशन ऑफ वेव मोशन के थ्रू इसको इन्होंने शो किया। जैसे पार्टिकल है और वेव है, इन दोनों को मिक्स किया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन है इजी। अब हम आएंगे डी ब्रोगली रिलेशनशिप पे। तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप में क्या है, इन 1924 लुइस विक्टर डी ब्रोगली फॉर्मुलेटेड द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इन्होंने एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस दी, क्लेमिंग दैट ऑल मैटर हैज अ वेव लाइक नेचर, ही रिलेटेड वेवलेंथ लैम्डा एंड मोमेंटम। तो इन्होंने क्या क्लेम किया कि जो भी मैटर्स हैं उनके पास एक वेव होती है लाइक नेचर, उनकी नेचर के अकॉर्डिंग ही रिलेटेड वेवलेंथ, उन्होंने उसे वेवलेंथ से रिलेट किया। लैम्डा है जो वेवलेंथ को शो करता है और एंड मोमेंटम होता है एक, उसको पी से शो करते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये इसका। तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 5.94 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, that has a velocity electron accelerated through 100 v. What is the wavelength of a man, जो उसकी 70 kg का है, walking at a velocity of 10 किलोमीटर पर आवर। Why don't we have waves around us, हमारे चारों तरफ waves क्यों नहीं होती हैं। 2005 में ये शो किया गया C60A, एक इन्होंने मैटर लिया है। फ्लेरिन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट नॉन टिल नाउ, अभी तक जो ढूंढा गया है उसमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लेरिन, that has an observable wavelength, observable wavelength इसमें है लैम्डा इक्वल 2.5 पिकोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ है। आगे चलते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम आएंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द मोर प्रीसियसली द position is determined, the less preciously the momentum is known. The most common one is the certainty uncertainty relation between position and momentum of a particle in space। इन्होंने क्या कहा है कि जो अनसर्टेनिटी रिलेशन है वो किसके बीच में होगा, पोजीशन और मोमेंटम। मान लो एक्स पोजीशन है, पी मोमेंटम है, तो जो पोजीशन चेंज होती है, जो पोजीशन चेंज हुई, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपने किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन में चेंज किया, खिसकाया, आगे बढ़ाया, वो आगे मूव कराया, जो भी है उसमें उसकी जो पोजीशन में चेंज हुआ ए टू बी, वो है एक्स। और ए पॉइंट पर उसका जो मोमेंटम था और बी पॉइंट पर उसका जो मोमेंटम, इनके बीच में जो डिफरेंस आया मोमेंटम में, वो है पी। तो ये या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा एच बाय टू के। एच क्या है आपका, प्लांकनी कांस्टेंट है। Thus, for small particles like electrons or photons, it is not possible to determine both the position and the momentum simultaneously with the same accuracy. Thus, for small particles जैसे electron और photons जो हैं, it is not possible to ये इनको इनकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन करना सेम एक्यूरेसी से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और फोटोन ये जो लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन या फोटोन, फोटोन इन्होंने एक स्मॉल पार्टिकल को नाम दिया हुआ है, इसको आप प्रोटॉन मत समझना। प्रोटॉन की स्पेलिंग होती है PROTON और ये है फोटोन PHOTON। प्रोटॉन है पॉजिटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव पार्टिकल। वो फोटोन बात अलग, फोटोन इन्होंने किसी भी पार्टिकल को एक नाम दे दिया कि ये फोटोन, हम इसको बोलेंगे स्मॉल पार्टिकल को। फोटोन इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, फोटोन फोटोन है। द अनसर्टेनिटी
leads to some strange effect. For example, in a quantum mechanical world, I cannot predict where a particle will be with 100% certainty. I can only speak in terms of probabilities. For example, I can only say that an atom will be at some location with a 99% probability, and that there will be a 1% probability it will be somewhere else. In fact, there will be a small but finite probability that it can uh, even the found across the universe. This is strange and very different from the macroscopic वर्ल्ड दैट वी लिव इन। तो इन्होंने सेम कंडीशन जो ऊपर बताया गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टाइप के जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे, इनको एक साथ आप ना मोमेंटम और ना ही उनकी पोजीशन एक साथ सेम एक्यूरेसी के साथ आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। फेलर ऑफ द वोर्स मॉडल। वोर्स मॉडल का फेलर क्या था, हम ये देखेंगे यहाँ पे। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन विच हैज अ मास ऑफ 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Let the electron be moving in the first Bohr orbit. Radius is 0.52 angstrom in the hydrogen atom. It will have a momentum of 2 into 10 to the power minus 21 kg centimeter per second. To know this momentum within 1% accuracy, the uncertainty is momentum has to be smaller than 2 into 10 to the power minus 23 kg centimeter per second. Then del X will be 330 angstrom. This is 300 times the diameter of the first Bohr radius. You cannot even say that the electron was within the atom at all. तो ये इनके कुछ फेलियर थे। Bohr shell become most probably position, region, orbitation और quantum mechanics। तो आज का टॉपिक जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 के साथ। ऐसे ही रोचक जानकारी और लर्निंग के लिए देखते रहें द केमिस्ट्रियन। सब्सक्राइब करें द केमिस्ट्रियन चैनल को। थैंक यू।